जब 123 एक अजीब सा मिशन। शमशान नगरी का इतिहास बहुत पुराना है। इसे कुछ हंटर मैजिशियंस ने 2 साल पहले खोजा था और इसमें मैजिकल बीस्ट से भी खतरनाक जीव रहते हैं। कई आर्कियोलॉजिस्ट मैजिशियंस यहाँ जाकर गड़े हुए खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन खतरनाक जीवों के कारण उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कई सारे मैजिशियंस ने तो वहां अपनी जान भी गंवा दी, इसलिए गवर्नमेंट ने उस जगह को बंद कर दिया है और किसी भी मैजिशियन का वहां जाना मना है, अनन्या ने आरव को बताया। हाँ, मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा है, बस मैं भूल गया था, आरव ने एम्बेरस होकर कहा, ताकि अनन्या को लगे कि उसे उस बारे में पता था, लेकिन वो भूल गया था। शमशान नगरी, ये वो जगह थी जहां कई सारे महान मैजिशियंस का अंतिम संस्कार किया गया था और कई मैजिशियंस को दफनाया भी गया था। उसकी दुनिया में इस जगह का नाम मृत्युंजय नगर था। अब आरव को याद आ रहा था कि इस शहर को उसकी दुनिया में प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था कि ऐसी जगह मैजिकल बीस्ट के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। जिस महान राजा ने हमारे पूर्वजों को संजीवनी जल की रक्षा करने का फरमान दिया था, उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया था, और ये भी कहा जाता है कि उनकी अस्थियों को वहीं एक कब्र में दफना दिया गया था। इसलिए अगर आपको हमारे शहर के बारे में या फिर उसके रक्षकों के बारे में कुछ भी पता करना है तो आपको वहां जाना होगा। मेरे हिस्ट्री टीचर आर्कियोलॉजिस्ट मैजिशियंस की एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो यहाँ जा सके। सरकार अभी संजीवनी भूमि की तबाही की वजह नहीं जान पाई है, इसलिए मेरे टीचर ने जो मिशन तैयार किया है, सरकार उसे अप्रूव करने के लिए राजी हो गई है। सही समय आने पर मेरे टीचर खुद कुछ शक्तिशाली मैजिशियंस को चुनेंगे जो उनके साथ इस मिशन पर जाएंगे, अनन्या ने गर्व से कहा। तुम्हारे टीचर तो सच में बहुत बहादुर है, लेकिन वो शहर तो हजारों साल पुराना है। क्या शैतान नगरी भी इतनी पुरानी है? मैंने तो सुना है कि शैतान नगरी के लोग 7 समंदर पार से आए हैं, आरव ने कहा। वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे टीचर को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि वो बस इतिहास के लिए ही जीते हैं, अनन्या ने कहा। उसे याद था कि उसके हिस्ट्री टीचर ने पूरे 1 हफ्ते तक सिर्फ संजीवनी भूमि, उसके रक्षक और संजीवनी झील के बारे में पढ़ाया था। आरव ज्यादा देर तक संजीवनी भूमि के बारे में अनन्या से बात नहीं करना चाहता था। उन दोनों ने उस रात इस शहर में आए आपदा का सामना किया था और उनके जख्म भी अभी नहीं भरे थे। भैया, आप किसको फोन कर रहे हैं? मीरा मैम को, वो इसी इलाके में रहती है। मैंने सोचा कि हम यहाँ तक आए हैं तो उनसे भी मिल लेते हैं, लेकिन वो शायद बिजी है, मेरा फोन नहीं उठा रही है। ओह, कोई बात नहीं, हम जादू नगरी चलते हैं। देखना, तुम्हें मेरा नया फ्लैट जरूर अच्छा लगेगा। मैं भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप कहाँ रहते हैं। सीक्रेट मैजिक ट्रायल, मैजिक कोर्ट। 10 लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठे थे और उनकी गर्दन पर पवित्र तलवार का टैटू बना हुआ था। उन सब के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ आ रहा था कि वो बहुत सीरियस थे। उस खतरनाक मैजिकल बीस्ट को पकड़ लिया गया है। उस खूनी भेड़िए को भी अरेस्ट कर लिया गया है। श्रीगढ़ में अब भी खतरा है, हमें वहां और लोगों को भेजना होगा। नीलमणि झील में सांपों का आतंक बढ़ गया है। कल ही 20 लोगों की जान गई है। हमें इस मामले को सुलझाने के लिए आर्मी को वहां भेजना होगा। चांदपुर के हमले को देखने के लिए भी किसी को भेजना होगा। ये लोग बहुत कम बोलते थे और सिर्फ काम की बात ही बोलते थे। कुछ ही पलों में जादुई दुनिया में हो रही जरूरी घटनाओं को इन्होंने संक्षेप में बता दिया था। इन सब लोगों के हेड एक बूढ़े मैजिशियन थे जिनकी गर्दन पर बाकी सबसे अलग टैटू बना हुआ था। जैसे ही कोई मामला इनके सामने पेश किया जाता था, ये उस मामले को वहां मौजूद मैजिशियंस में से किसी एक को सौंप देते थे। मीरा, हेड मैजिशियन ने कहा। जी, हेड जज। मीरा के बाल एक टाइट जूड़ी में बंधे हुए थे और वो एकदम सीरियस लग रही थी। चांदपुर का मामला तुम संभालोगी क्योंकि वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम अपने बाकी के मिशन को रोककर सबसे पहले वहां जाओ और फिर मुझे रिपोर्ट करना, हेड जज ने कहा। हेड जज, आप चाहते हैं कि मैं रावण के साथ काम करने वाले गुनहगार को ऐसे ही जाने दूं? मीरा ने हैरान होकर पूछा। उसका पीछा करने के लिए यहाँ और भी लोग हैं और हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि इस सबके पीछे रंजीत का हाथ है। रंजीत संजीवनी झील को पाने के लिए पागलों की तरह प्लानिंग कर रहा है। एक बार तुम चांदपुर के मामले को संभाल लो, उसके बाद उस लड़के पर ज्यादा ध्यान देना जिसके पास संजीवनी झील का पानी है, हेड जज ने कहा। रंजीत उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। रंजीत और उसके साथियों की शक्ति इतनी ज्यादा है कि मुझे डर है कि कहीं, मीरा ने कहा। तुम चिंता मत करो, हमने और एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर रंजीत और उसके साथियों को रोक दिया है। इस वक्त वो खुद किसी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपना कोई प्यादा भेज देगा। उसे तो तुम संभाल ही सकती हो, और अगर उसने किसी एक्सपर्ट मैजिशियन को भेजा तो हम भी अपनी तरफ से किसी को भेजकर उसे अरेस्ट करवा लेंगे, हेड मैजिशियन ने कहा। ठीक है,
जैसे ही चांदपुर का मसला हल होता है, मैं जादू नगरी चली जाऊंगी, मीरा ने हेड जज का ऑर्डर मानते हुए कहा। तुम जा सकती हो, आलिया। जी, हेड जज, तुम्हें राजनगर जाना है जहां किसी रहस्यमय मैजिकल बीस्ट ने हमला किया है और उसका पता लगाना है। जी, अनय, तुम्हें उस एडवांस मैजिशियन को ढूंढना है और उसका एनकाउंटर करना है। वो बहुत मासूम लोगों को मार चुका है। जी, सर। मैजिक ट्रायल्स खत्म होने के बाद मीरा ने जब अपना फोन स्विच ऑन किया तो उसमें कुछ मिस कॉल्स थे जिनमें से दो उनके स्टूडेंट आरव के थे। वो उससे खुद ही मिलने वाली थी और तभी आरव ने उन्हें फोन किया था। आरव, तुमने मुझे फोन किया था? जी हाँ, वो कुछ देर पहले मैं अपनी बहन के साथ स्वर्णनगरी में था तो सोचा आपसे मिल लूं, लेकिन शायद आप बिजी थी, आरव ने कहा। तो अभी तुम कहाँ हो? अभी तो मैं टैक्सी में हूँ और जादू नगरी वापस जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद जादू नगरी आऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। पहले मुझे यहाँ अपना काम खत्म करना है, मीरा ने कहा। वो ये सोच रही थी कि आरव की जान पर मंडरा रहे खतरे के बारे में उसे बताए या फिर नहीं। आखिर में उसने ये तय किया कि वो आरव को भी कुछ दिनों के लिए ये बात नहीं बताएगी और खुद जादू नगरी जाकर उन मायानगरी के प्यादों से निपट लेगी। आखिर ये लड़का मुझे अपने भाई की याद क्यों दिलाता है? इस बार तो मुझे इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी मिली है। फोन रखने के बाद मीरा खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाए। आरव की ठंडी की छुट्टियां चल रही थी और वो अपने नए फ्लैट में बहुत सुकून से रह रहा था। पूरे लिविंग रूम में एक नर्म और गद्दीनुमा कालीन बिछा हुआ था, जिस वजह से उसे हीटर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लिविंग रूम में काउच पर मेडिटेशन करना आरव को बहुत पसंद था। उसका ये काउच बहुत ही आरामदायक था। आरव तो इस पर बैठकर इसमें डूब जाता था। सबके सामने आरव सिर्फ अपने लाइटिंग और समनिंग एलिमेंट का मैजिक कल्टीवेशन करता था। बाकी दो एलिमेंट वो अपने कमरे में ही कल्टीवेट करता था ताकि उसे कोई देख न ले। इसके साथ ही रूम में कल्टीवेट करने पर भी उसे अपना ऑरा कंट्रोल में रखना पड़ता था ताकि वो लीक होकर किसी को महसूस न हो जाए। आरव को उस फ्लैट में रहते रहते ये समझ आ गया था कि श्वेता उसके सीक्रेट का पता लगाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो उसके कमरे में ताक झांक करने की कई कोशिशें भी कर चुकी थी। पता नहीं ये लड़की अपने आप को क्या समझती है, बड़ी आए मेरे सीक्रेट पता लगाने वाली, आरव ने मन में बुदबुदाया। छुट्टियां शुरू होने के कुछ दिनों बाद श्रेया और श्वेता अपने अपने घर चले गए थे और उतने वक्त के लिए ये फ्लैट आरव और अनन्या का था। अनन्या भी अपनी मैजिक कल्टीवेशन को बेहद सीरियसली लेती थी और उसके कल्टीवेशन की रफ्तार भी तेज थी। देखा जाए तो अनन्या आरव से बहुत अलग थी। जहां आरव अपनी कोई भी क्लास अटेंड नहीं करता था, वहीं अनन्या अपनी सारी क्लास अटेंड करती थी। इस वक्त वो बस इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचने ही वाली थी। अगर आरव का काला पेंडेंट दूसरों को भी मैजिक कल्टीवेशन में मदद कर पाता तो आरव बिना कुछ सोचे समझे उसे अनन्या को दे देता ताकि वो जल्द से जल्द इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच जाए। जादुई दुनिया में इंटरमीडिएट हीलिंग मैजिशियंस काफी पॉपुलर होते थे। आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर वही थे। कई लोगों के लिए हीलिंग मैजिशियंस उनके एंजल्स की तरह होते थे, जो सफेद कपड़े पहनते थे, जिनके दिल में अच्छाई और सबके लिए दया रहती थी और जो सबकी मदद करते थे। पर जैसा मिस मीरा ने कहा था, काले पेंडेंट का उससे कुछ खास नाता था और इसलिए सिर्फ वो ही उसका इस्तेमाल मैजिक कल्टीवेशन में कर पाता था। अगर वो किसी और के हाथों में पड़ता तो वो एक बदसूरत पेंडेंट होने के अलावा कुछ भी नहीं था। अनन्या काउच पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने स्टार डस्ट को नेबुला में बदल सके। आरव ने भी अपना वक्त बर्बाद नहीं किया और अपने फायर और लाइटनिंग एलिमेंट को कल्टीवेट करने लगा ताकि उन्हें अगले लेवल तक ले जा सके। अगले लेवल तक पहुंचने के लिए उसके एलिमेंट्स की शक्ति तो एकदम परफेक्ट थी, लेकिन ये वॉरियर क्लास मैजिकल बीस्ट पर उतने असरदार नहीं थे। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और आरव अपना मन मारकर अनन्या को उसके स्कूल वापस छोड़ आया था। आखिर अपने परिवार से दूर रहना किसको अच्छा लगता है, लेकिन अब तो आरव का भी नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था। इस सेमेस्टर में आरव ने तय किया कि वो ज्यादा मैजिक कल्टीवेशन की जगह हीरो हंटिंग एजेंसी में रहेगा और हर 2-3 दिन में कोई न कोई मिशन जरूर पूरा करेगा। उसका मानना था कि मैजिक बैटल और कॉम्बैट से इंसान की शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ती है। हर एक बैटल के बाद उसकी नेबुला बड़ी हो जाती थी और वो अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां वो अपने अगले लेवल पर जा सकती थी। उसके लाइटनिंग और फायर एलिमेंट को इंटरमीडिएट मैजिक के फर्स्ट लेवल पर अटके हुए काफी वक्त हो गया था और आरव चाहता था कि वो जल्द से जल्द इनके सेकंड लेवल तक पहुंचे। कोई मिशन क्यों नहीं है, मैं इस फ्लैट में बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ, अब तो कुछ करने को भी नहीं बचा है, आरव ने हीरो हंटिंग एजेंसी में बैठी हुई छुटकी से कहा, जो मजे में अपना मिल्कशेक पी रही थी। अब मिशन नहीं है तो नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। छुटकी के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि उसे आरव की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हीरो हंटिंग एजेंसी तो पूरी दुनिया में मशहूर है ना, तो फिर कोई मिशन क्यों नहीं है।
मुझे क्या पता, मुझे परेशान मत करो और मेरा मिल्कशेक एंजॉय करने दो। इतना कहकर छुटकी ने फोन को जोर से पटक दिया और आरव उसके इस बर्ताव से दंग रह गया। कुछ दिन किसी मिशन पर न जाने से आरव का ये हाल था। उसे बेचैनी हो रही थी और वो बस फिर ऐसे किसी मिशन पर जाना चाहता था। आरव के दिन ऐसे ही कट रहे थे। उसके पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था। वो बालकनी में बैठा हुआ था और मैजिक पर एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी, जिसे सुनकर आरव तुरंत उठ खड़ा हुआ। आरव, काम आया है, उसे छुटकी की आवाज सुनाई दी। बताओ पिद्दी, इस बार कैसा काम है? आरव ने खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहा। ये मिशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम जल्दी से हंटिंग एजेंसी आ जाओ, छुटकी ने अजीब ढंग से कहा। आरव भी छुटकी की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया था। उसे हीरो हंटिंग एजेंसी में काम करते करते लगभग 4 से 5 महीने बीत गए थे और वो 10 मिशन पूरे कर चुका था। छुटकी हर मिशन के बारे में उसे फोन पर ही बता देती थी, लेकिन इस बार उसने आरव को हेडक्वार्टर में बुलाया था। ये आरव को थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन उसने एक टैक्सी की और एजेंसी की तरफ जाने लगा। हीरो हंटिंग एजेंसी आज भी हमेशा की तरह ही लग रही थी। इसे देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई पुराना कैफे था जो बंद होने की कगार पर था। आरव डोर बेल बजाकर अंदर आया तो अंदर रणविजय दादू और छुटकी के अलावा कोई भी नहीं था। रणविजय दादू बैठकर अपनी सिगरेट के कश ले रहे थे और छुटकी काउंटर पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। आरव छुटकी के पास गया और उसने बोला, बताओ अब क्या मिशन है? ये लो, तुम खुद देख लो, मैंने अपने करियर के इतने सालों में आज तक ऐसा मिशन कभी नहीं देखा। रणविजय दादू ने मिशन के डॉक्यूमेंट आरव को देते हुए कहा। छुटकी ने कुछ नहीं कहा और आरव के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का इंतजार करती रही। रणविजय दादू की बात सुनकर आरव कंफ्यूज हो गया और डॉक्यूमेंट्स उठाकर जोर से पढ़ने लगा। कुछ खास कारणों से मैं बिजी हूँ, इसलिए दूसरे लोगों को ये मिशन आपके पास लेकर भेजना पड़ा। मुझे किसी की सुरक्षा करने में एक एक्सपर्ट हंटर की मदद चाहिए। मैंने आपके हीरो हंटिंग एजेंसी के बारे में सुना है, इसलिए ये मिशन आपको दिया है। इस मिशन की फीस भी मैंने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। डॉक्यूमेंट पढ़ने पर आरव को मिशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा था। उसने कंफ्यूज होकर रणविजय दादू से कहा, इस मिशन में किसी का बॉडीगार्ड ही तो बनना है, इसमें इतना खास क्या है? रणविजय दादू ने एस्ट्रे में अपनी सिगरेट को बुझाते हुए कहा, उस इंसान का नाम देखो जिसकी सुरक्षा तुम्हें करनी है। अच्छा, मतलब कोई खास इंसान है, लेकिन फिर भी करना तो उसकी सुरक्षा ही है ना? ये क्या? जैसे ही आरव ने वो नाम पढ़ा, उसे अजीब महसूस होने लगा। पहले हमें भी लगा था कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब हमने चेक किया तो मिशन के पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए गए थे और रकम भी छोटी नहीं है, दादू ने कहा। लेकिन कैसे? ये कैसे हो सकता है? उस नाम को देखकर आरव के पसीने छूट गए थे। पहले आरव को लगा था कि उसे किसी की सुरक्षा करनी थी, लेकिन जब उसने देखा कि जिस इंसान की उसे सुरक्षा करनी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, उसे लगा कि उसके नाम का ही कोई इंसान होगा, क्योंकि आरव कोई बहुत अलग नाम तो था नहीं। लेकिन जब उसने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा तो उसमें साफ लिखा हुआ था, स्टूडेंट ऑफ आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी, समरना मैजिशियन।